लास्ट किस टॉपिक पे थे अपन? कोर्स पे पढ़ लिए थे, ओएसआई मॉडल बताना है। ठीक है, तो आगे का जो अपना पार्ट है, आज अपन बात करेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। ठीक है, एजेंडा क्या एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो जो ओएसआई मॉडल है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इससे कुछ समझ में आ रहा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल से? दो सिस्टम जो कि ओपन है, किस चीज़ के लिए? कनेक्शन बनाने के लिए, आपस में इंटरकनेक्ट होने के लिए, उसके लिए ये मॉडल है। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है, स्टैंडर्डाइज होना, कम्युनिकेशन का स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है। ठीक है, कि चीज़ें कैसे काम करेगी, एक सिस्टम पे किस प्रकार से काम करेगी, दूसरे को भी उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल के थ्रू हम ये बताते हैं कि जब भी डेटा ट्रांसफर होगा नेटवर्किंग में, वो किस तरीके से होगा, है ना, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हुए होगा, ये चीज़ हम पढ़ते हैं ओएसआई मॉडल में। फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। और क्या करता है, इसके अंदर हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलती है, अलग अलग लेयर्स, और जो हर एक लेयर है वो कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यही चीज़ लिखी है कि डिफाइन फंक्शंस, ये बताती है कि फंक्शन क्या करेगा वो ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हो क्या क्या फंक्शन करेगी। और जो हमारे पास लेयर्स होती है, टोटल 7 लेयर्स होती है। ठीक है, काम किस लिए आता है? स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें अपन, आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है ना, और मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ रूल तो बनाने पड़ेंगे। रोड पे गाड़ियाँ चलती है तो भी एक रूल होता है कि भाई लेफ्ट साइड से जाओगे, राइट साइड से जाओगे, है ना। तो कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। ठीक है, और इसे हम रीड करते हैं बॉटम टू अप। अब देखो, जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको 7 लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो नॉर्मली क्या करेगा, कोई भी इसको पहली लेयर समझेगा, इसको दूसरी लेयर समझेगा, ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसको हमें बॉटम टू अप पढ़ना है। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4। अब देखो वैसे मॉडल में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, अपन इतना पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हर टॉपिक में आप चाहो तो एकदम डीप डाउन घुस सकते हो। ठीक है, एक बुक भी मिल जाएगी आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, वैसे मॉडल के ऊपर मिल जाएगी, प्रोटोकॉल के ऊपर मिल जाएगी, पर जितना अपने लिए अननेसेसरी है उतने को हम क्यों पढ़े, है ना। तो काफ़ी सॉर्टेड सिलेबस लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ओवर द टाइम फिर अगर जैसे कि आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ओवर द टाइम फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ तक ओएसआई मॉडल यहाँ तक क्लियर है, डेफिनेशन बेसिक सी। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो एक तरफ है हमारा सर्वर और दूसरे तरफ है क्लाइंट। ठीक है, सर्वर क्लाइंट, सर्वर कौन है? जहाँ पर डेटा होस्ट हो रहा है। क्लाइंट कौन है? यूजर। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ओएसआई लेयर होती है इसे हम बॉटम टू अप रीड करते हैं। जो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लेयर, इसको हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। ठीक है, करेक्शन कर देते हैं, डेटा लिंक लेयर। तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें चीज़ क्या है कि जैसे कि मान लो डेटा जा रहा है, ठीक है, सर्वर से डेटा निकला, तो किस टाइप से डेटा के जो पैकेट्स रहेंगे वो किस तरीके से होते होते जाएंगे, वो इन लेयर्स को पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेयर्स के थ्रू होते हुए जाएंगे। जो सबसे पहले आएंगे वो फिजिकल लेयर पे आएंगे, यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं वायर्स वगैरह ये सब की। ठीक है, फिर आते हैं डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे हम स्विचेस वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, ये तो, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो स्टार्टिंग की 3 लेयर होती है ना, जिसमें नेटवर्क लेयर का आधा पार्ट इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इसके अंदर मोस्टली आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ऊपर की बाकी की लेयर्स है ना, यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नीचे में जो हार्डवेयर वाली लेयर्स है, इसके अंदर हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज दिखता है, वायर्स का, केबल्स का, स्विचेस का। फिर आती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आगे चल के इस पार्ट को अपन और देखने वाले हैं डिटेल में,
ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सेशन लेयर के अंदर सेशन क्रिएट हो रहा है, ऑथेंटिकेशन वाला काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, डेटा जब भी ट्रेवल करता है तो वो कंप्रेस फॉर्म में करता है, कंप्रेस फॉर्म में, इनक्रिप्ट फॉर्म में, इनकोडेड फॉर्म में करता है। वो यहाँ पर जो भी उसे डिकोड वगैरह होना रहता है वो हो जाता है। अगर जाते टाइम इनक्रिप्ट होता है, जब उधर यूजर एंड पे पहुंचता है तो वहाँ डिक्रिप्ट हो जाता है। और एप्लीकेशन लेयर पे क्या बोलता है, हमें हमारे जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखती है ना, जैसे कि कोई एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं तो वहाँ पर जो इंटरफेस में जो चीज़ें हो रही है वो आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्विच और हब है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर? स्विचेस, स्विच और हब, स्विच और हार्डवेयर, हार्डवेयर, दोनों हार्डवेयर। दोनों हार्डवेयर। और गेटवे है वो सॉफ्टवेयर है। गेटवे, आप देखो जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है ना, गेटवे और डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों एक ही चीज़ होती है। जो हम राउटर जब भी सेट करते हैं, ठीक है, राउट हाँ राउटर की प्राइवेट आईपी होती है। हाँ, राउटर की जो प्राइवेट आईपी होती है उसको अपन डिफ़ॉल्ट गेटवे बोलते ज़रूर है, लेकिन जब हम बात करते हैं गेटवे सेट करने की तो हम क्या करते हैं, हमें एक जो मेन अपना राउटर रहता है उसकी हमें आईपी सेट करनी होती है, ठीक है, जिसके बाद की आईपी वो असाइन करता है। तो वो जो है ना, वो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करने वाले के ऊपर रहता है, जिसको अपन गेटवे बोलते हैं। नॉर्मली गेटवे को आप 0.1 पर सेट करते हो या 0.2 पर सेट करते हो। 0.1 कॉमनली एक तरीके से बात करने का जरिया है, बात करने का जरिया है। अब देखो आते हैं टीसीपी आईपी मॉडल पर। ठीक है, ओएसआई मॉडल अपन ने देख लिया, टीसीपी आईपी मॉडल पे आते हैं। नहीं आगे हो रहे। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल का ही वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर हमें लेयर्स या तो 4 देखने को मिलेगी या तो 5 देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल मॉडल मतलब जब ओएसआई मॉडल जो था वो थियोरिटिकल मॉडल था, वो ऑन पेपर मॉडल था। अब जब हम उसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो में, तो हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज़ करते हैं। जब भी कनेक्शन बनता है तो टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू बनता है, ओएसआई मॉडल को फॉलो नहीं करता है वो। ओएसआई मॉडल तो बस एक थियोरिटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टीसीपी आईपी मॉडल से हो रहा है। और ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क पे, यानी कि इंटरनेट पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब ओएसआई मॉडल थियोरिटिकल मॉडल है तो हम टीसीपी आईपी को क्यों, ओएसआई मॉडल को पढ़ ही क्यों रहे हैं, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ लेते, है ना। तो देखना एक चीज़ नोटिस करना, आप ओएसआई मॉडल के अंदर आपको 7 लेयर मिल रही है। ठीक है, 7 लेयर अलग अलग फंक्शन कर रही है। आगे चल के आप देखोगे टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी या 5 लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने ये जाना कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर्स के अकॉर्डिंग, है ना, लेयर्स के ऊपर से फ्लो करते हैं। अब अगर हर एक लेयर एक एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है और अगर आपके नेटवर्क में कहीं पर इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो ये जो 4 और 5 लेयर्स है ना, ये बनी कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे जो 7 लेयर्स थी 2 लेयर को हटा दिया गया। ठीक है, वो क्या हुई, वहाँ पे जो 7 लेयर्स थी उनमें से कुछ लेयर्स आपस में मर्ज हो गई, कंबाइन हो गई, और वो आके टीसीपी आईपी मॉडल में एक लेयर बन गई। ठीक है, 2 लेयर मिक्स होकर मान लो एक लेयर बन गई। तो अगर कहीं पे भी नेटवर्क का एरर आएगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क इश्यूज आएंगे, तो ट्रबल शूटिंग करते टाइम, यानी कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के टाइम हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इशू कहाँ पर है, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल तो ज़्यादा डिटेल्ड में हमें चीज़ें दे नहीं रही है, इसके अंदर तो लेयर्स कंबाइन है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है ना, उतने बड़े नेटवर्क में एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब हम ओएसआई मॉडल को रेफर करते हैं। वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन कौन से परफॉर्म करे जा रहे हैं। जिस भी फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, इशूज आती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वो जगह है जहाँ पर ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है। ट्रबल शूट का मतलब होता है चीज़ों को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, मतलब कौन सी लेयर पे क्या फंक्शन चल रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, लेकिन मान लो जैसे कि आपकी अगर देखा जाए फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये मिलके एक लेयर बन जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम थी मान लो आपकी डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, और ये जब दोनों लेयर एक जगह वहाँ मिल के आ गई तो आपके लिए समझना मुश्किल है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 लेयर कंबाइन हुई है इस वजह से। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल्स और दिक्कतें आएगी, तो इसलिए आप रेफर करोगे ओएसआई मॉडल को।
जहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ नेटवर्क में दिक्कत थी या फिर फिजिकल लेयर में दिक्कत थी। ठीक है, ज़्यादा डीप डाउन इसमें नहीं जाना है क्योंकि अपने लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह है जो हमारे लिए पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, OSI मॉडल इसलिए पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि जब अपन अटैक्स करते हैं तो OSI मॉडल के बिहाफ पे अपन अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, OSI मॉडल की अलग अलग लेयर पे अलग अलग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल होगा तो मैं आगे आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें पता चलेगा कि आपको कौन कौन से लेयर्स पे कौन कौन से अटैक परफॉर्म कर जाते हैं। इसलिए हम इस पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गई TCP/IP मॉडल। ठीक है, अगर 4 लेयर का मॉडल भी दिया गया है, 5 लेयर का मॉडल भी दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था बॉटम टू अप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब 4 लेयर रहेगी तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, क्या यहाँ पे सेशन लेयर है? नहीं है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर नहीं है। तो क्या यहाँ पे पता लगाना आसान है कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दिक्कतें आएगी। तो वहाँ पर रेफर किया जाता है। अगर 5 लेयर्स होगी तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, बस नाम को इसको याद रख लेना कि कौन कौन सी लेयर्स होती है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो इस पार्ट। बना रखी है यार, देखो पहले से बना रखी है नेटवर्किंग और DNS रिपोर्ट, पहले से बना रखी है कॉपी DNS रिपोर्ट का जो होता है। ओके, नहीं हुआ था। इसे भी नोट कर लो, बस लेयर के नाम नोट कर लेना। ठीक है, फिजिकल से लेके एप्लीकेशन तक।
हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, देखो लेयर वाइज तो यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, इंटरनेट लेयर होगी, नेटवर्क एक्सेस लेयर होगी, ये चीज़ को अपन देख चुके हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर हमको जो 7 लेयर से देखने मिलती है, इनका एक बेसिक सा यूज देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर, सबसे पहले आती है अपनी फिजिकल लेयर जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है बीट स्ट्रीम का। ठीक है, बीट स्ट्रीम ट्रांसमिशन। फिर आती है डेटा लिंक लेयर जहाँ पे एरर एंड फ्लो कंट्रोल, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर आती है तीसरी नेटवर्क लेयर जहाँ पे राउटिंग और एड्रेसिंग करी जाती है। अब राउटिंग और एड्रेसिंग मतलब जो राउटर हमारी जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, राउटर क्या करता है, राउटर के पास प्राइवेट नेटवर्क से जो भी डेटा आता है उसके लोकल एरिया नेटवर्क है स्विच करके वाइड एरिया नेटवर्क में भेजता है। इस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं या फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब एड्रेस रिजॉल्व करना, जो एआरपी प्रोटोकॉल हमारा काम कर रहा था। ठीक है, तो नेटवर्क जो लेयर होती है वहाँ पे ये काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जस्ट एक छोटा छोटा ओवरव्यू दिया गया है, समराइज करके लिखा गया है ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, मैसेज का सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है, मैसेज वगैरह को जो भी पैकेट से जा रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज करना। एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना यानी कि कंफर्मेशन देना। ठीक है, ये सब चीज़ है। फिर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि यूज़र को वैलिडेट किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है यूज़र जेन्युइन है या नहीं है। और फिर एक सेशन क्रिएट होता है और सेशन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, और रिकनेक्शन जैसी चीज़ें, रिकनेक्ट करना जैसी चीज़ें रहती है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में डेटा फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि देखो जब भी डेटा जाता है ना तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं जाता है, या तो वो सिक्योरिटी लगी रहेगी तो एनक्रिप्ट होकर जाएगा, कंप्रेस होकर जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं एनकोडिंग, एनक्रिप्शन और जो कंप्रेशन वाली चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ रहती है वो यहाँ पर परफॉर्म होती है। ठीक है, फिर आता है एप्लीकेशन। इसमें क्या होती है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, यानी कि फाइनली जो भी डेटा रहता है वो आपको अवेलेबल हो जाता है आपके स्क्रीन पर। के पार्ट क्लियर है। फिजिकल बीट स्ट्रीम में आपका जो फिजिकल केबल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है डेटा का फ्लो ट्रांसमिशन उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक वर्ड इसके जस्ट आप लोग याद रखो कि फिजिकल लेयर में बीट स्ट्रीम कंट्रोल करी जाती है, नेटवर्क लेयर में एरर एंड फ्लो कंट्रोल, नेटवर्क में राउटिंग एड्रेसिंग, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, सेशन में ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन में डेटा फॉर्मेटिंग एंड कंप्रेशन, और एप्लीकेशन में रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, हाई लेवल एपीआई का मतलब देखो होता क्या है, जब भी दो सिस्टम सर्वर और वेबसाइट, ठीक है, उनके बीच में जब डेटा जा रहा है तो डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा है तो एपीआई के फॉर्म में भी होता है, एपीआई की मदद से भी होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो जैसे कि अगर आप वेदर ऐप को देखो, वेदर ऐप है ना, या फिर आप लाइव स्कोर्स वाली एप्लीकेशंस को देखो तो उनमें क्या हो रहा है, उनके अंदर लाइव स्कोर बताए जा रहे हैं, लाइव वेदर का स्टेटस बताया जा रहा है। तो ये चीज़ हर बार पॉसिबल नहीं है कि हर कोई सेपरेट वो चीज़ों को अपने इसमें इनपुट करे, अपनी वेबसाइट के अंदर उस फंक्शंस को फ्रॉम स्क्रैच से वो करे। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज थर्ड पार्टी सर्विसेज की यूज़ लेते हैं जिसमें वो उनकी एपीआई की ले लेते हैं, और एपीआई के थ्रू जो डेटा रहता है वो रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का पार्ट एपीआई अपने में भी आता है काम, आगे जाके काम आता है एपीआई पेन टेस्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा एडवांस पार्ट है। तो एपीआई को भी आप इतना समझो कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह एपीआई के जरिए जाता है। ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना आप लोग, हारा ही समझ है। अब देखो, अब बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि लाइक नंबर्स उसके ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे। हमारे लिए
कुछ प्रोटोकॉल है जो इंपॉर्टेंट है, टीसीपी यूडीपी का नाम सुना होगा आप लोगों हाँ ने, सर। ठीक है। तो ये जो दो प्रोटोकॉल है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये दो प्रोटोकॉल सबसे मेन है, तो उसी बारे में अभी बात करेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे, है ना, कौन कौन से टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी कैसे काम करता है, यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो कैसे काम करता है, और टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता क्या है, और फिर टीसीपी और यूडीपी के बीच का डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि लॉज, रूल्स वगैरह को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने, इसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, इसने लॉ तोड़ दिया, जो रूल था वो तोड़ दिया, है ना। तो हमारे नेटवर्क के अंदर भी हमें प्रोटोकॉल से देखने मिलते हैं, ठीक है। जब भी नेटवर्किंग होती है तो एक किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए होती है, इसके भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल हमें ये गाइडेंस देता है, ये डायरेक्शन देता है कि जब भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो किस तरीके से फ्लो होगा, किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। मतलब हाउ द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, ये चीज़ हमें बताएगा। और ये किस लिए काम आता है, डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, यानी कि अगर दो डिवाइस को आपस में बात करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पर आपके प्रोटोकॉल मदद करते हैं। तो दो डिवाइस अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो किसी न किसी प्रोटोकॉल के जरिए करेंगे, और प्रोटोकॉल हमें ये बताएगा कि जब वो बात करेंगे तब डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट होगा, ये तो हमने लेयर में देख लिया, अब वो कैसे ट्रांसमिट होगा वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल के नाम दिखेंगे, कुछ के बारे में आपको नहीं भी पता होगा, कुछ के बारे में हो सकता है मैंने बताया हो, ठीक है। यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया गया है टीसीपी आईपी मॉडल का, ठीक है। चारों लेयर दे दी गई है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। एप्लीकेशन लेवल पे हमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। जब हमने नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करी थी तब हमें कुछ प्रोटोकॉल दिख रहे थे, एफटीपी, एसएमटीपी, एसएसएच, है ना, POP3, तो ये सब क्या थे, ये एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये वो प्रोटोकॉल है, ठीक है। टेलनेट, एसएमटीपी, POP3, एफटीपी, एनटीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी, डीएनएस, एसएसएच। एसएनएमपी का खैर से मैं कट कर देता हूँ, आज के टाइम में इसका यूज़ नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेवल पे चलते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल आपको देखने मिलेंगे, सिस्टम टू सिस्टम डिफर करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होते हैं ना ये हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं, काम के तो ये भी है, काम के तो ये भी है, ऊपर वाले भी, एप्लीकेशन वाले भी है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये दो प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी, ये तो कहीं ना कहीं पर इनका यूज हो ही रहा होगा, ठीक है। या तो कनेक्शन बनेगा टीसीपी के थ्रू या तो बनेगा यूडीपी के थ्रू। अब टीसीपी के थ्रू कनेक्शन कैसे बनता है, यूडीपी के थ्रू किस तरीके से बनेगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कौन सा अच्छा होता है, ये चीज़ हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के अंदर हमें ये प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं, आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, डीएचसीपी। कल आप जो आईसीएमपी के बारे में बोल रहे थे, है ना, पिंग वाले। एआरपी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी क्या करता है ये कौन बताएगा, डीएचसीपी सर एक डिवाइस को आईपी असाइन करता है, आईपी असाइन करता है। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में हमें जो प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं, पीपीपी, एडीएसएल, ईथरनेट, ठीक है। तो हमें अपना फोकस यहाँ पे रखना है, टीसीपी यूडीपी पे रखना है, ठीक है, और यहाँ के कुछ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स पे रखना है। नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है, तो इस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है, ठीक है। ये एडीएसएल क्या नाम है सर, ईथरनेट तो अपनी केबल है जो इंटरनेट लेने के लिए यूज़ करती है, ये भी प्रोटोकॉल में गिनी जाती है। अब टीसीपी कनेक्शन को समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो टीसीपी कनेक्शन जब भी बनता है, जब भी टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए बात होगी दो सिस्टम के बीच में, ठीक है, तो 3 स्टेप में ये बात करता है। मतलब 3 स्टेप में नहीं, अगर टीसीपी के जरिए अगर डेटा शेयर हो रहा है तो वो 3 स्टेजेस में होगा, ठीक है। वो स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज ये होती है
कि टीसीपी का कनेक्शन बनता है, ठीक है, टीसीपी का कनेक्शन बनता है। दूसरी स्टेज में डेटा शेयर होता है। तीसरी स्टेज में टीसीपी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। पहले कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनने के बाद डेटा शेयरिंग होगी, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कनेक्शन बन रहा है ना टीसीपी में, ये डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस कनेक्शन बन गया और डेटा ट्रांसफर, ऐसा नहीं होगा। ये कनेक्शन कैसे बनेगा, ये बनेगा 3 वे हैंडशेक के जरिए। ये रहा वो 3 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक के जरिए हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब ये 3 वे हैंडशेक जो है ये होता कैसा है, काम कैसे करता है, ये जिसको समझते हैं, ठीक है। देखो दो सिस्टम है, दोनों को कनेक्शन बनाना है, तो दोनों में से किसी ना किसी को तो पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगर फ़ोन में भी बात करनी होती है किसी ना किसी को तो कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया है कि दोनों में से एक सिस्टम रिक्वेस्ट भेजेगा, पहले तो एक ही भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल का सिस्टम है और एक शीला का सिस्टम है। अब होगा क्या, हमने बात करी थी कि जब भी कनेक्शन बनता है किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए बनता है, किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत होगी। यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत हो रही है, और जब बातचीत होगी तो किसी ना किसी रास्ते पे होगी, किसी ना किसी वे पर होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट, यानी कि किसी ना किसी पोर्ट पे होगी। तो वही चीज़ हुई, जो बिल का सिस्टम है इसे कनेक्शन बनाना था शीला के सिस्टम के साथ, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करा गया। 3 वे हैंडशेक में हुआ क्या, बिल के सिस्टम ने शीला के सिस्टम से यह पूछा कि क्या पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो, है ना। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, किसी ना किसी पोर्ट पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो सिस्टम रहेगा वो पूछेगा कि क्या आप इस पोर्ट पे अवेलेबल हो। हमने देखा था सिंगल एक पोर्ट पे कनेक्शन बनेगा। तो इसने पूछा शीला से, क्या पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल हो, है ना, क्या आप ओपन हो, मुझे बात करनी है। तो इसके लिए उसने एक फ्लैग भेजा। फ्लैग क्या होता है, फ्लैग को एक टैग की तरह समझ लो, ठीक है। जैसे अपने पोस्ट ऑफिस से पार्सल निकलते हैं ना, उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट डिलीवरी और जो भी। तो उस टैग को आप फ्लैग समझ लो। यहाँ पे पैकेट के ऊपर भी एक ना एक फ्लैग लग के आता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये चीज़ पूछने के लिए कि क्या पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो, इसलिए उसने सिन फ्लैग भेजा, एक फ्लैग भेजा सिन फ्लैग, और साथ में इसने लिखा पोर्ट नंबर 21, सिन 21 ये भेजा, जिससे कि ये पूछ रहा है सिर्फ पोर्ट नंबर 21 पे ओपन हो क्या। अब देखो दो केस होंगे यहाँ पे, या तो शीला का सिस्टम पोर्ट नंबर 21 पे ओपन होगा या फिर ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं है तब तो रिप्लाई ही नहीं कर पाएगा। क्या बंद सिस्टम रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सिस्टम अवेलेबल रहा पोर्ट नंबर 21 पे तो क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि हाँ मैं ओपन हूँ, तो वो करेगा इसका रिप्लाई, है ना। तो इसने बोला, शीला के सिस्टम ने बोला, ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन ऑन पोर्ट 21, मैं पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल हूँ, हम बात कर सकते हैं। अब ये चीज़ बोलने के लिए उसने क्या किया, उसने एक सीन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। अभी ये सीन और एक्नॉलेजमेंट का पैकेट क्यों भेजा जा रहा है इस चीज़ को भी समझ लेंगे। अब बिल के पास जैसी रिक्वेस्ट आई, बिल को पता चला कि शीला ने रिप्लाई किया है कि वो पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल है, तो इसने बोला चलो ठीक है कनेक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए इसने एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा और यहाँ रिसीव हो गया, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब ये था पहला स्टेज, ये था दूसरा स्टेज, और ये था तीसरा स्टेज, है ना। तो ये क्या हुआ, 3 वे हुआ। इसको हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करा जाता है। कौन से प्रोटोकॉल में, टीसीपी प्रोटोकॉल में, ठीक है। पोर्ट नंबर 21 है, इसमें तो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है ना। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, एग्जांपल दिया। और एफटीपी देखो, एफटीपी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो आपका टीसीपी या यूडीपी ही चलेगा। अगर एफटीपी की सर्विस चल रही है पोर्ट नंबर 21 पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टीसीपी नहीं काम करेगा। टीसीपी तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है ना। अगर मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाऊं
तो यहाँ देखो अलग अलग लेयर दी गई है। टीसीपी यूडीपी कहाँ आ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में आ रहे हैं, है ना। एफटीपी कहाँ आ रहा है? एफटीपी आ रहा है एप्लीकेशन लेयर पे, है ना। तो देखो ऐसा होगा, या तो यहाँ पे इथरनेट का यूज होगा, या तो पीपी का होगा, या तो एडीएसएल का होगा, कोई दूसरी चीज होगी तो उसका भी होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ वाले इंटरनेट लेयर भी किसी प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा तो टीसीपी का यूज करेगा या यूडीपी का यूज करेगा। आगे जाएगा तो एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा तो ये सब प्रोटोकॉल का यूज करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका एफटीपी। इसलिए मैंने पहले बताया कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे हमारा टीसीपी और यूडीपी लाइन करता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि एफटीपी पे तो 21 की सर्विस 21 पोर्ट पे एफटीपी की सर्विस चल रही है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे रेफर करके दिखाऊं मैं, ठीक है, पिछले स्लाइड में था वो, क्लियर है। तो यहाँ पर पहला वे गया, दूसरा आया और ये वे तीसरा गया। एससीक्यू को इग्नोर करो फिलहाल, सीक्वेंस नंबर बता रहा है बस। तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पोर्ट नंबर 21 हो, पोर्ट नंबर 80 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिखा हुआ है। तो होगा क्या, जब कनेक्शन बनाना था, रिक्वेस्ट भेजनी थी, तो इसने सीन फ्लैग का यूज किया और साथ में पोर्ट दे दिया। इस एग्जांपल में 21 है। सर यहाँ पे जो पोर्ट होगा एक किसी भी लेयर का पोर्ट हो सकता है क्या यहाँ पे? टीसीपी यूडीपी में या फिर सेशन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, हाँ टीसीपी और यूडीपी काम करता है। हाँ तो यहाँ पे टीसीपी काम कर रहा है, हाँ, थ्री बैंड से। हाँ। तो यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर 21 एक जस्ट एन एग्जांपल ले लिया है। हाँ। तो अपन यहाँ पे किसी भी लेयर का कोई और भी पोर्ट ले सकते हैं क्या, या फिर टीसीपी यूडीपी लेंगे? फिर टीसीपी यूडीपी ही लेंगे। पोर्ट कुछ भी आ सकती है। पोर्ट पे जो सर्विसेज चलती है वो अलग है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन में मदद कर रहा है, ये प्रोटोकॉल अलग है। जब आपसे पूछा जाए प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं, तो आपको 2 टाइप के बोलने हैं, टीसीपी एक यूडीपी। आप वहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि एसएमटीपी आ जाएगा, आईसीएमपी आ जाएगा, एफटीपी आ जाएगा। प्रोटोकॉल तो वो भी है, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो देखो जब रिक्वेस्ट भेजनी थी तब उसने सीन फ्लैग भेजा, सामने वाले सिस्टम को रिप्लाई करना था कि हम अवेलेबल हो, तो उसने सीन एक्नॉलेजमेंट भेजा, और लास्ट में फिर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा गया। इसके बाद क्या हुआ, कनेक्शन बन गया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट का पैकेट गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहली स्टेप ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि टीसीपी कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेज में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। जो भी डेटा ट्रांसफर करने का है, ट्रांसमिट करने का है, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और तीसरे पार्ट में क्या होगा, डिसकनेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो डिसकनेक्ट भी ऐसा नहीं होता है कि बस डेटा ट्रांसफर हुआ और एक साथ डिसकनेक्ट हो गया, है ना। इसके अंदर डिसकनेक्शन, जब डिसकनेक्ट किया जाता है कनेक्शन को, तब भी हैंडशेक फॉलो किया जाता है। वो 3 वे हैंडशेक नहीं होता है, लेकिन वो भी एक तरीके का हैंडशेक होता है। अब उस हैंडशेक को देख लेते हैं अपन कि जो डिसकनेक्शन में जो हैंडशेक था वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो देखो इन लोगों के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, और डेटा ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है, ठीक है, तब बिल का सिस्टम बोलता है आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर, यानी कि जो भी डेटा मेरे को ट्रांसफर करना था वो मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ, अब हम कनेक्शन को बंद कर सकते हैं, कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने फिन का फ्लैग भेजा, ठीक है। अब शीला के सिस्टम के पास जैसे ही ये फिन का फ्लैग पहुंचा, तो उसे पता चल गया कि जो भी डेटा है बिल ने वो ट्रांसफर वो कर चुका है और वो कनेक्शन क्लोज करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये शीला के सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्ड करा कि ओके मुझे आपकी टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट मिल चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजा, ठीक है। और ये तो एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग किसके लिए भेजा, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिल गई है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं करी है शीला के सिस्टम ने कि क्या उसे पूरा डेटा भी मिल चुका है। हो सकता है बिल के एंड से तो डेटा निकल चुका है, लेकिन शीला के सिस्टम पर प्रॉपर पहुंचा नहीं। जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं तब भी ऐसे ही कुछ होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल बनते रहती है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट की। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग शीला ने भेजा, और उसके बाद इसने ये भी कंफर्म किया कि इसके पास पूरी फाइल पहुंच चुकी है। जैसे ही इसके पास पूरा डेटा पहुंच चुका है, तो इसने एक और फ्लैग भेजा। इसने बोला कि फिन फ्लैग भेज दिया। इसने बोला कि हाँ मुझे पूरा डेटा मिल गया है, कनेक्शन हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब दोनों रिक्वेस्ट इसके पास पहुंचेगी बिल के पास, ये दोनों रिक्वेस्ट,
तब इसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ टर्मिनेशन रिक्वेस्ट भी मिल गई है और डेटा भी उसे मिल चुका है। तो ये बोलेगा कि ठीक है ओके थैंक्स शीला, कनेक्शन को क्लोज करते और एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेज देगा। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? यस। कोई क्वेरी किसी की? फ्लेक्स का क्या मतलब हुआ? जैसे उसने फिनिश करना था कनेक्शन को, फिर फ्लैग भेज दिया। फिनिश होगा मतलब कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, और यहाँ से उसने वापस उसको जवाब दिया कि थैंक्स शीला, मतलब ओके थैंक्स, तो उस टाइम उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है। हाँ और एक बीच में पहले हमने सिन फ्लैग किया है। हाँ सिन और पिन कैसे बंद कर रहे हैं? हाँ बता रहा हूँ। ये जो फ्लैग्स है इसके बारे में भी अपन बात आगे करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मुझे ये बताओ, ये जो फ्लैग है इनको छोड़ के क्या डेटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा था, ये क्लियर है? हाँ सर। नहीं है? क्लियर है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन फ्लैग के बारे में। ठीक है, अब देखो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आपको अलग अलग फ्लैग देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक फ्लैग होता है यूआरजी फ्लैग, अभी तक हमने देखा नहीं है, अर्जेंट फ्लैग है ना, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी अर्जेंसी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, यानी कि पैकेट के अंदर जो भी डेटा है उसे जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए इमीडिएटली, अर्जेंट बेसिस पे, हाई प्रायोरिटी पे। जब भी किसी सिस्टम से डेटा के पैकेट जनरेट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक पैकेट जनरेट हुआ है या 10 पैकेट जनरेट हुआ है, एक साथ कई 100 पैकेट जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, पैकेट जनरेट हो जाते हैं और एक एक से वो आगे बढ़ते जाएंगे। जब किसी डेटा पैकेट पे अर्जेंट का फ्लैग लगा होता है तो इससे आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो पैकेट है ये हाई टॉप प्रायोरिटी वाला है, तो इसे तो तुरंत के तुरंत भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिन फ्लैग, जिसका मतलब होता है फिनिश, है ना। ये क्या बोल रहा है? देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि अब और ट्रांसमिशन नहीं करना है, कनेक्शन को क्लोज करने का समय आ गया है, कनेक्शन को तोड़ना है, टर्मिनेट करना है। ठीक है, फिर आता है आरएसटी, रीसेट ए कनेक्शन। अब देखो होता है बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क शायद अनअवेलेबल हो जाए, नेटवर्क में कुछ दिक्कतें आ जाए तो नेटवर्क इंटरप्ट हो जाएगा, तो उस केस में वापस से रिकनेक्ट करने के लिए आप रीसेट फ्लैग का यूज करते हो। ठीक है, फिर आता है पीएसएच, जिसका मतलब होता है पुश। इसका मतलब ये है कि सारे सेंड ऑल बफर्ड डेटा इमीडिएटली। बफर डेटा का मतलब हाँ, जो डेटा रुका हुआ है ना, जो बफरिंग में, जैसे यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा बफरिंग चलती है, क्या लोड बताता है ना। तो उसी प्रकार से जब बहुत सारे पैकेट जनरेट हो रहे हैं, वो जाएंगे तो एक साथ तो 100 पैकेट नहीं पहुंचेंगे, एक एक से पहुंचेंगे। ठीक है, तो बाकी के पैकेट क्या है, वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं। ठीक है, तो पुश की मदद से अपन ये बोल रहे हैं कि जो डेटा बफर में है यानी कि वेटिंग लिस्ट में है, इसे इमीडिएटली भेज दिया जाए। कैसे? पुश करके, धक्का मार के। ठीक है, इसके बाद आता है एसीके, जो कि हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ ए पैकेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक्नॉलेज कर रहा है किसी पैकेट के बारे में, किसी पैकेट, कोई भी डेटा पैकेट की रिसिप्ट को आपकी कोई भी पैकेट की रिसिप्ट दे रहा है आपको। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे कॉलेज जाते होंगे, आपने एडमिशन की फीस दी, तो कॉलेज क्या करेगा? आपको एक रिसिप्ट देगा, एक एक्नॉलेजमेंट देगा, जो कि एज एन प्रूफ रहेगा कि आपने फीस पे कर चुके हो। उसी प्रकार से जब भी एक रिक्वेस्ट जाती है टीसीपी कनेक्शन में, ठीक है, तो वो पहले सिस्टम से जनरेट हुई, दूसरे सिस्टम पे गई, तो दूसरे सिस्टम पे जब वो पहुंचेगी आपकी रिक्वेस्ट, तो सामने वाले उसको एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करेगा मतलब कंफर्मेशन करेगा कि हाँ आपने जो चीज़ भेजी थी वो मेरे पास पहुंच चुकी है। तो ये करता है एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ ए पैकेट। क्लियर है? फिर आता है सिंक्रोनाइज। इसका मतलब है इनिशिएट ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट। अब होस्ट क्या है ना, हमारे वो डिवाइसेस जो कि नेटवर्किंग में काम आ रहे हैं, टेबलेट, मोबाइल, ये सभी डिवाइसेस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हम इन्हें नेटवर्किंग की लैंग्वेज में होस्ट बोलते हैं। तो इनिशिएट ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट मतलब होस्ट के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन स्टार्ट करना है। क्या ये फ्लैग क्लियर है ना? इसे एक बार नोट कर लो फ्लैग को, फिर वापस से आगे वाले डायग्राम पे जाते हैं। चलिए यूडीपी में भी अलग फ्लैग होता है? नहीं, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे।
तूने याद तो कहाँ दिलाया मेरे को। चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ। ठीक ठीक। नहीं, क्या होगी? चल ठीक है, मामा को बुला लिए रहे। फ्लैग लिख लियो। आपके भी नोट्स बने हुए हैं? सर वैसे प्रैक्टिकल चालू नेटवर्किंग खत्म होने के बाद वही है। हाँ, उसका प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल चलेगा तो उसमें मतलब 3-4 दिन लगेगा सर, है ना? अभी नहीं, 3-4 दिन नहीं लगेगा। ये अभी तो वो नहीं लगेगा ना DNS वाला। वो तो डीएनएस अगले क्लास में डीएनएस और जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ, उसका अलग सेटअप और प्रैक्टिकल। DNS वाला छोटा सा हिस्सा वो जोन है। हाँ, छोटा सा हिस्सा। किसी भी हिस्से में जाओगे ना, डीप जाते जाओगे तो उसमें टाइम आप निकाल सकते हो एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे टीसीपी के ऊपर, डीएनएस के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें आप डीप डाउन जाते जाओगे तो मिल ही जाएगी। बहुत आगे तक है। हाँ हाँ, अनलिमिटेड सिलेबस जाता है उतनी चीज़। हाँ, उतनी। और बाकी जैसे जो अपने को गेन करना है, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो जो अपनी काम की चीज़ें पहले उसको प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट कर लो, फिर एक्सप्लोर करते रहो। नहीं तो क्या है, यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस रुकेगी, अपना आगे बढ़ना रुक जाएगा। हो गया? ठीक है। अब देखो, वापस आते हैं यहाँ पे। जैसे आपका क्वेश्चन था, है ना, ये सीन फ्लैग क्यों भेज रहा था, ये फिन फ्लैग क्यों भेज रहा था। अभी हमने देखा कि फ्लैग के काम क्या होते हैं। ठीक है, फ्लैग एक टैग की तरह है, जिससे कि जो सिस्टम है उसको ये पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। यानी कि वो इतना लंबा मैसेज नहीं भेजेगा, प्लीज मुझे बात करनी है, पोर्ट नंबर 80 पे हो गया, है ना, ऐसा नहीं करेगा। वो बस अपने छोटे से फ्लैग के साथ एक टैग लगा देगा और बता देगा कि एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जब कनेक्शन बनाना होगा तब हमने क्या देखा, सिन फ्लैग का यूज होता है, सिंक्रोनाइज का। तो देखो, जब यहाँ बिल को कनेक्शन बनाना था तो इसने क्या किया, इसने सिन फ्लैग भेजा था, है ना, कि कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और पोर्ट ले ली थी, पोर्ट नंबर 20 में, पोर्ट नंबर 21 पे। अब इसके बाद जैसे ही सिन की रिक्वेस्ट गई शीला के सिस्टम पे, तो शीला के सिस्टम को क्या करना था, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना था, यानी कि कंफर्मेशन करना था कि भाई आपका फ्लैग मेरे पास पहुंच चुका है। तो उसने क्या किया था, सिन का फ्लैग और एक्नॉलेजमेंट का भेजा था। सिन का क्यों भेजा था इसने भी, इसलिए भी सिन का इसलिए भेजा था क्योंकि इसे भी करेक्शन इनिशिएट करना था, है ना। उधर से सिन की आई तो उधर से भी सिन की रिक्वेस्ट हो जाएगी, और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी इसलिए भेजा कि आपको, मुझे आपका जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये फ्लैग इसके पास आया तो इसको क्या किया, बिल ने एक्नॉलेज किया कि आपका जो रिप्लाई आया है ना वो मेरे पास मिल चुका है, और इसने एक्नॉलेजमेंट का भेजा। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेशन वाला पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर जो भी होना था डेटा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद
बिल के सिस्टम को जब कनेक्शन क्लोज करना था तो उसने एक पैकेट भेजा और उस पैकेट में फिन का टैग लगा दिया, जिससे कि उसने ये बोला कि देखो जो भी डेटा ट्रांसफर करना था डेटा ट्रांसफर हो चुका है, अब हमें कनेक्शन को रोकना है, टर्मिनेट करना है, तो इसलिए उसने फिन का फ्लैग भेजा। अब जब फिन का फ्लैग गया है सीला के सिस्टम के पास, तो सीला के सिस्टम क्या करेगा, उसके एक्नॉलेज करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना। तो इसने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजा जिसने उसने ये बोला कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिल चुकी है। और क्या करेगा ये, इसने भी एक फिन का फ्लैग भेजा, जैसे कि हमने देखा था उस टाइम भी उसने फिन का फ्लैग दो रिप्लाई किया था सिन में, इसने भी फिन का रिप्लाई फिन में किया, ठीक है, फिनिश करके, जिससे इसने बताया कि मुझे भी पूरा डेटा जो आपने भेजा था वो मिल चुका है। अब जब ये दोनों चीज़ें गई तो इसने क्या किया, दोनों पैकेट के आने के बाद इसने एक रिप्लाई किया एक्नॉलेजमेंट का कि हाँ जो आपने जो चीज़ें भेजी थी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आ चुकी है, और सेशन टर्मिनेट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट? ठीक है, पीछे वाला को नींद आ रही है क्या? ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस अभी आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब एक तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्लाइंट है यानी कि यूजर, ये है आपका होस्टिंग यानी कि सर्वर, ठीक है। जो यूजर के एंड से जो चीज़ें जनरेट होकर जाएगी, जो पैकेट जनरेट होकर जाएगा उसका हम बोलेंगे रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो पैकेट रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे वेबसाइट एक्सेस करनी है। जो सर्वर के एंड से जो पैकेट आएगा रिप्लाई में, उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसी काम कर रही है ये चीज़ें। अब टीसीपी में क्या हो रहा था, टीसीपी में ये जो रिक्वेस्ट जा रही थी, रिस्पॉन्स आ रहा था, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के आने जाने के पहले 3 वे हैंडशेक हो रहा था, ठीक है। पहली स्टेज में क्या हो रहा था, 3 वे हैंडशेक हो रहा था, जिससे कनेक्शन बन रहा था। कनेक्शन एक बार बन गया तो फिर डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। अब डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में होगा। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज थी, 3 वे हैंडशेक की सेकेंड स्टेज नहीं, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ये 3 वे हैंडशेक की स्टेप नहीं है। 3 वे हैंडशेक तो हमारा यही खत्म हो गया स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 1 हुई, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद डेटा के पैकेट्स जाएंगे, डेटा के पैकेट्स आएंगे, रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाएंगे, रिस्पॉन्स के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और क्या होगा, जैसे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो एक हैंडशेक होगा जिससे कि सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हो रहा था हमारे टीसीपी में, ठीक है। हैंडशेक कर रहा था, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, फिर हैंडशेक टूट जा रहा था। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, नोट करके रखना है ये चीज़, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अगर 3 वे हैंडशेक के जरिए नहीं भी हो रहा है तो भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, ये वाली नंबर 1 वाली स्टेप भी कट गई, नंबर 3 वाली स्टेप भी कट गई, सीधे रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि ना कोई कनेक्शन बन रहा है। जैसे ही यूडीपी के थ्रू कनेक्शन बनेगा, सीधा डेटा पैकेट्स छोड़ दिया जाएगा और सामने से रिप्लाई आ जाएगा। ये चीज़ चेक नहीं करी जाएगी कि पैकेट जो यहाँ से भेजा वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं करी जाएगी, ना इस चीज़ का वेट किया जाएगा। सिर्फ पैकेट्स जाते रहेंगे रिक्वेस्ट के और रिस्पॉन्स के पैकेट आते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूडीपी, इसलिए हम इसे कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जो कि हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखो टीसीपी के अंदर अब इन दोनों के बीच में ये तो मतलब बेसिक से डिफरेंस हो गए। अब थोड़ी सी अगर हमें ये चीज़ें समझ में आई हैं तो हमें कुछ और चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसके बारे में हम डिफरेंसेस निकाल पाएंगे। कोई बताना चाहेगा डिफरेंस क्या होंगे दोनों के बीच में? ये वायर पीसीबी कनेक्शन ओरिएंटेड है, हाँ, कनेक्शनलेस हो, कनेक्शनलेस है, ठीक है, और इसमें 3 वे हैंडशेक है, इसमें 3 वे हैंडशेक है, ठीक है। सर ये वायरलेस है, वायरलेस में फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, वायरलेस वायर्ड दोनों में काम कर सकते हैं। इसीलिए सिक्योर है। डीसी में सर सिक्योर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रिलायबल,
है ना। Reliable और secure में क्या है? रिलायबल का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी रख सकते हो, वो कनेक्शन स्टेबल है। सिक्योर का मतलब ये होता है कि उस पर सिक्योरिटी लगी हुई है ना। अगर आप उसे सिक्योर बोल रहे हो, टीसीपी को सिक्योर बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि यूडीपी में सिक्योरिटी नहीं रहती, पर ये चीज़ तो गलत है, सिक्योरिटी तो रहती है। टीसीपी का कनेक्शन जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है। क्यों स्ट्रांग रहता है? क्योंकि पहले 3 वे हैंडशेक हो जाता है, एक प्रॉपर टनल बन जाती है ना। तो क्या हुआ, एक रिलायबल कनेक्शन। आपको इतना पता है कि ये कनेक्शन स्टेबल है, आप पैकेट से भेजोगे तो ये मतलब पैकेट से बराबर अगले एंड तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने जो पैकेट भेजा है वो जब तक सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा तब तक इधर से पैकेट भी नहीं जाएंगे, वो कंफर्मेशन करेगा सब चीज़ का। तो ये मतलब हुआ रिलायबल का, रिलायबिलिटी। यूडीपी में मतलब ये फिक्स नहीं है कि सारे पैकेट चले जाएंगे। हाँ, आगे का पॉइंट अपना इसी पे बेस्ड है। पहला तो ये है कि जो टीसीपी का कनेक्शन है ये रिलायबल है या फिर स्टेबल है। एक स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलता है, कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक हैंडशेक हो चुका रहता है, ठीक है। यूडीपी में क्योंकि हैंडशेक नहीं हुआ, सीधे रिक्वेस्ट के पैकेट जा रहे हैं, 4 पैकेट चलेगा एक के पीछे एक, 2 पहुंचे 2 नहीं पहुंचे, सामने से 2 का रिप्लाई आया, इधर से भेजने वाला भेज ही रहा है, तो कनेक्शन क्या हुआ, ये नॉट रिलायबल है, यानी कि ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। नॉट सो स्टेबल लिख देता हूँ इसे मैं। ऐसा तो नहीं बोलूँगा यूडीपी एकदम बेकार है, लेकिन नॉट सो स्टेबल। दोनों टीसीपी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, यूडीपी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, इस डिफरेंस में हम जान जाएंगे, ठीक है। 2 पैकेट अगर पूरी तरह सेंड नहीं होंगे, 2 पैकेट के वापस आ जाएंगे? नहीं, वापस नहीं आएंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे। अब देखो, इसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस अपन देखें तो जो पैकेट से ड्रॉप होने के चांसेस रहेंगे, पैकेट से ड्रॉप होने के चांसेस यानी कि पैकेट के बीच रास्ते में कहीं पे गिर जाने के, वेस्ट हो जाने के जो चांसेस रहेंगे वो टीसीपी के अंदर कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? क्योंकि स्टेबल कनेक्शन है ना। लेकिन यूडीपी के अंदर जो पैकेट से ड्रॉप के चांसेस रहेंगे ये बहुत ज़्यादा होंगे टीसीपी के कंपैरिजन में। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा होंगे, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत कम होंगे, तो इसका मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि यूडीपी में अगर आपने पैकेट भेजे तो 10 में से 1 पैकेट जाएगा, 9 गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। टीसीपी के कंपैरिजन में पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। टीसीपी में भी पैकेट से ड्रॉप होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है। अब देखो, टीसीपी में जब कनेक्शन बन रहा है तो पहले एक हैंडशेक हो रहा है, 3 वे हैंडशेक हो रहा है। हैंडशेक हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो समय लग रहा होगा, भले कुछ माइक्रो सेकंड्स का लग रहा होगा। एज एन ह्यूमन बींग हम लोग उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर एकदम नैनो लेवल पे देखा जाए, माइक्रो लेवल पे देखा जाए, तो टीसीपी का जो कनेक्शन होता है ना, स्लो होता है यूडीपी के कंपैरिजन में। यूडीपी डायरेक्ट भेज रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो ये कंपेरेटिवली फास्ट होगा, फास्ट नहीं कंपेरेटिवली फास्ट होगा, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड से डिफरेंस आ जाता है चीज़ें में, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ इस बात पे, कंपेरेटिवली फास्ट आए, ठीक है। और बताओ, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता होगा टीसीपी? टीसीपी टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा करेगा। यूडीपी टाइम कंज्यूम कम करेगा, ठीक है। और बताओ, और एक चीज़ ये कि क्योंकि टीसीपी टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, है ना, तो अगर मुझे बड़ा डेटा भेजना होगा तो मैं टीसीपी का यूज़ नहीं करूँगा। स्मॉलर पैकेट, स्मॉलर साइज डेटा के लिए मैं टीसीपी का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बहुत बड़े साइज का डेटा रहेगा तो मैं वहाँ पर यूडीपी का यूज़ करता हूँ। इस पॉइंट को नोट कर लो। तो ये कनेक्शन एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करेगा? कैसे कनेक्शन यूज करेंगे? कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना है? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हाँ 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 हाँ, नहीं अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा,
अपने को फिलहाल कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब कनेक्शन बनता है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट हम वायरसार्क के थ्रू देख सकते हैं कि कनेक्शन में पैकेट्स कौन से जा रहे हैं। धीरे धीरे पार्ट को अपन और अच्छे समझेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हो रही है वो हम देख रहे हैं, है ना। एज एन यूज़र हमें कभी नहीं करना पड़ता। क्या अभी तक आपने जब भी इंटरनेट चलाया क्या आपने कभी TCP या UDP दिया है? नहीं दिया ना, तो हमें ये नहीं देना होता है, ये बैकग्राउंड का काम है। हाँ, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर जरूर कर सकते हो उन चीज़ों को। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तब हम दो टाइप की स्कैन कर सकते हैं, या तो TCP स्कैन कर सकते हैं या तो UDP स्कैन कर सकते हैं, इसलिए हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा, जब हम किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अगर हमने एक सिस्टम को हैक करने के लिए कनेक्शन ले लिया UDP का, UDP में तो पैकेट्स प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा कनेक्शन है वो बीच में टूट जाएगा। तो वहाँ पर जो मैं टनल बनाऊंगा, जो कनेक्शन में बनाऊंगा वो मैं TCP का बनाऊंगा। क्लियर है? डन डन हो गया। ठीक है, और कोई क्वेरीज है? हाँ गाइस, कोई क्वेरी है जो चीज़ समझ में नहीं हो? सर एंड मैप पे हम कोड स्कैन करते हैं ऑनलाइन कोड, तो जब हमें पता चलता है कि ये कोड हो गया, तो क्या उस टाइम पे हम कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करना है उस कोड से, या वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है, वो सिर्फ पैकेट्स भेज देता है, चेक करता है सिर्फ ICMP पैकेट्स भेज के। कनेक्शन एस्टेब्लिश तब होता है जब प्रॉपर एक स्टेबल कनेक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश होना। आप कनेक्ट हो गए FTP से तब कनेक्शन बन गया। रिसीवर का अगर मैसेज सेंडर के पास जाएगा तो कनेक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर रिसीवर का मैसेज सेंडर के पास जाएगा तो कनेक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी जब तक एक्नॉलेजमेंट का आपका पैकेट नहीं जाएगा सेंडर के एंड से, तब तक कनेक्शन नहीं बनेगा। अच्छा गाइस, को क्वेरीज है? ठीक है, तो एक काम कर रहा है, इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेना, और कोई भी क्वेरीज रहे तो नोट डाउन कर लेना ताकि आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ पाओ, ठीक है। ओके।